देखो भाई क्लास 9 तुम्हारा जो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है ना, क्लास 9 में अपने सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर वह है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को उससे पहले भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स बोल रहे हैं ना, जैसे छोटी क्लासों में क्या होता है, छोटी क्लासों में साइंस सब्जेक्ट होता है, साइंस सब्जेक्ट होता है ना, साइंस के अंदर तुम सब कुछ उसी के अंदर होता है, तुम उसी के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हो, कैसे चीज़ें काम करती हैं, हाउ थिंग्स वर्क्स, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिक्स होता है। लेकिन 9वीं क्लास होती है ना, 9th क्लास से अगर तुम देखोगे तो फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है और बायोलॉजी अलग हो जाती है। तो सबसे पहले अपने को फिर पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होती है। तो क्या मेरे को कोई बताएगा कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स मतलब फिजिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिक्स एक साइंस का सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में क्या अंतर है? मतलब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? तो राइट नाउ हम फिजिक्स की बात करते हैं। जरा फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, किसी को पता है भाई? फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स? अगर कोई पूछता है ना व्हाट इज़ फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या कहेंगे हम? मोनू बताओ, पता है? बताओ भाई, किसी को पता हो फिजिक्स? नहीं पता? ठीक है, देखो फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। नेचर का मतलब सब समझते हो ना, प्रकृति, हमारे आसपास जो भी चीज़ है नेचर। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनन, मतलब नेचर में जो चीज़ें होती हैं जैसे ये देखो, अभी चौक को छोड़ूंगा तो नीचे गिरेगी, तो भाई नीचे ही क्यों गिर रही है, नीचे क्यों गिर रही है? ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, हमने कोई भी चीज़ हो रहा है कि जैसे कार चल रही है, तो अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के कितनी देर बाद कार रुकेगी, इस चीज़ को भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, लाइट आ रही है तो लाइट किसी चीज़ पे पढ़ के देखते हैं हम। शीशा देखते हो ना, छोटी क्लासों में खेला होगा तुमने, एक शीशा लिया और उससे ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरे के ऊपर जाती है चीज़ें। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? शीशे में हमारी इमेज दिखाई दे रही है, तो एक लेंस ले लेते हैं तो किसी में बड़ी छोटी इमेज। तो मतलब जो भी चीज़ें हो रही है ना नेचर में, तो उनके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? नेचर में जो भी स्टडी हम करते हैं, नेचर के बारे में जो भी, तो उसको हम एक अलग ब्रांच में डाल रहे हैं साइंस की, जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनन, यानी कि नेचर और इसके फिनोमिना, यानी कि जो इसमें फिनोमिना होते हैं वो फिजिक्स के अंदर आती हैं, फिजिक्स के अंदर। ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। समझ में आया? व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, या बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर है फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टडी मतलब क्या? हम किसी चीज़ के बारे में हम देखते हैं ना कि ये चीज़ है, तो हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे हो रहा है। तो किसी चीज़ की कुछ वैल्यू चाहिए होती है, कुछ डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना, क्या करते हैं? किसी चीज़ का स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग चीज़ों का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसको ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो उसमें हमने दो तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं। क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जिनको हम माप सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम माप ही नहीं सकते। जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें होगी जिसको हम माप सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम उसको माप सकते हो। हाँ सर, मेरा वेट 40 है, 45 है, 50 है। यहाँ से तुम्हारे घर का डिस्टेंस कितना है? सर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। माप सकते हो ना। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको हम माप नहीं सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे हम उसको माप नहीं सकते। क्या नहीं माप सकते? जैसे कि मोनू है और ज्ञान है, इनके बीच में कितनी नफरत है, तो इसको हम माप नहीं सकते। अब कहेंगे सर बहुत ज़्यादा नफरत है, कितनी नफरत है? तो माप नहीं सकते ना, माप नहीं सकते हम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम कहोगे सर बहुत प्यार करती है। मैं कहूँगा एक नंबर बताओ। जैसे तुम नंबर बता रहे हो ना, सर मेरा वजन कितना है? 55 किलो, 60 किलो। तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है? एक नंबर बताओ। नंबर बता सकते हो? नंबर नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम माप नहीं सकते, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, इमोशंस हो गए, इन सब चीज़ों को हम माप नहीं सकते। और उसके दूसरी तरफ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं। कौन सी चीज़ें? जैसे डिस्टेंस हो गया, वेट हो गया, ठीक है ना, हाइट हो गई किसी चीज़ की, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं ना, इनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगी भाई? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ का मतलब कोई भी समथिंग, कोई चीज़, ठीक है, उसको हम क्वांटिटी हमने बोल दिया। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़, लिख लेंगे क्या हम इसको जब? ठीक है ना, लिख लेना इसको ना, इसको हम यहाँ पे पूरा लिखते नहीं, अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़
विच वी कैन मेजर और विच कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल बताएं जरा इसका, क्या क्या एग्जाम्पल होगा इसका? समय, टाइम को माप सकते हैं हम? हाँ माप सकते हैं सर, टाइम को तो हम माप ही सकते हैं। डिस्टेंस को, हाँ डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया? मास, मास हो गया, मास कह लो, वेट कह लो, तो इसको मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा, है ना। इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, सही बात है क्या? हाँ इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कौन सी होगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिर दूसरी क्या होगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वही इसके अपोजिट, जिनको हम माप नहीं सकते, है ना, माप नहीं सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, विच कैन नॉट बी मेजर। इसका एग्जांपल देंगे हम भाई, इसका एग्जांपल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इमोशंस हो गए, है ना, जो भी ये लव लिख लेते हैं हम, लव, हेट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे इमोशन जो है इनको हम माप नहीं सकते। तो ठीक है भाई, तो इसको हम हो गए, इसको हमने बोल दिया फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है क्या ये सबको? ठीक है, फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से रफ कॉपी निकालो और इसको नोट कर लो, ठीक है भाई। और जब वीडियो में देखोगे तो इसको पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेंगे हम, जल्दी से नोट करो इसको। तो नेक्स्ट जो चीज़ अपने को पढ़नी है ना, नेक्स्ट अपने को जो चीज़ पढ़नी है, देखो इधर सारे, नेक्स्ट अपने को चीज़ पढ़नी है यूनिट्स। यूनिट्स, तो यूनिट क्या चीज़ होती है भाई? यूनिट्स। तो यूनिट से हम क्या समझते हैं? देखो जैसे कि अगर मैंने तुमसे पूछा कि भाई तुम्हारा, अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा वेट कितना है, तो तुमने बोला सर 50 किलो, ठीक है। तुम्हारे घर यहाँ से कितनी दूर है? सर तुम कहोगे 2 किलोमीटर। तो 2 तो तुम बता रहे हो, उसके पीछे तुमने पहले 50 के पीछे किलोग्राम बोला था, कुछ किलो बोला था, और ऐसे 2 के पीछे अभी किलोमीटर बोला था, तो ठीक है। तो ये जो पीछे चीज़ लग रही है ना, पीछे, यही क्या होती है? यूनिट कहती है। यूनिट से हमें क्या पता चलता है? यूनिट से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप की क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है ना। देखो अगर जैसे मैंने बोला कि 50 लीटर, तो तुम्हें पता चल गया अच्छा कोई लिक्विड की बात हो रही होगी, है ना। मैंने बोला कि 10 किलोमीटर, तो तुम्हें पता चल गया कुछ लंबाई की, डिस्टेंस की बात हो रही होगी, ठीक है। मैंने बोला 50 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें लगा कुछ टेम्परेचर की। तो पीछे जो चीज़ लग रही है ना, ये क्या बता रही है? ये यूनिट्स होती हैं। और इससे क्या पता चलता है? क्वांटिटी का नेचर। क्वांटिटी का नेचर नहीं पता चल रहा। अच्छा लीटर बोला तो अच्छा कोई लिक्विड की बात हो रही होगी, डिग्री सेल्सियस बोला तो टेम्परेचर की बात हो रही होगी। तो यूनिट्स बेसिकली क्या बताती हैं? इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ क्वांटिटी, है ना। इट टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में बताती है ये हमें, फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में। सपना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम नाप सके ना, जिसको मेजर कर सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा तो भाई देखो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना, यूनिट्स बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी यूनिट हो गई। जैसे अभी देखो किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, मीटर, किलोमीटर, ठीक है ना। अभी देखोगे करंट पढ़ोगे 10वीं क्लास में, करंट की एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी यूनिट हैं। उसके अलावा यूनिट तो हैं दुनिया में बहुत सारी। इसके अलावा दूसरी दिक्कत पता है क्या है? जैसे तुमने देखा होगा कि किसी चीज़ को कहीं पर कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। जैसे कि तुम देखो हम सेम चीज़ को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नहीं बोलते। जैसे तुम यहाँ पर किसी चीज़ को मीटर में बोल रहे हो, अभी तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है हम, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, एक दूसरे कंट्री से हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। पहले आज से समझो, आज से 100-150 साल पहले जब कनेक्शन नहीं था, तो मान लो जिस चीज़ को तुम यहाँ पर कुछ और बोल रहे हो, दूसरी जगह पर कुछ और बोलते होंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंडिया के अंदर ही एक जगह पर कुछ और बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाई हम इसको किताब बोल रहे हैं, बाहर इंग्लिश में इसको बुक बोलते हैं। अब हमें नहीं पता, जब हमें अभी तो सब कुछ कनेक्ट हो चुका है ना। तो ऐसे हर एक जगह ना अलग अलग कर रहे थे। तो हर एक देश के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अलग पढ़ाई करी, उनको पता है। तो जब वो मिल रहे थे तो वो कुछ ढंग से बातचीत ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने भाई वो डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ में मेजर कर रहे हैं, है ना भाई। सब कुछ अलग अलग मेजर कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा ना कि एक सिस्टम बनाया। उन्होंने बनाया कि ना कि फिक्स कर दिया कि भाई इसको इसमें मेजर करेंगे, इसको इसमें मेजर करेंगे, इसको इसमें मेजर करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का मतलब देखो ये फ्रेंच का वर्ड होता है वैसे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ सकते हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इंटरनेशनल यानी कि यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड,
यूनिट्स विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल अगर तुम बोल रहे हो डिस्टेंस को मीटर में, तो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में ही मेजर करेंगे, है ना, उन्हें हमने फिक्स कर दिया। तो देखो कुछ, ठीक है, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि बेसिकली क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स, है ना, जो सारे पूरे वर्ल्ड में ना ये यूनिट्स मानी जाएंगी, इंटरनेशनली एक्सेप्ट करी जाएंगी। ठीक है, अब पता है क्या वो, अब यूनिट्स की तो अब तो ऐसे जैसे अभी हम बातें कर रहे थे कि फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गई। स्पीड तुम जानते हो क्या होता है? ऐसे तो मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो क्या सबके अलग अलग यूनिट देंगे हम? तो नहीं, हम सबके अलग अलग यूनिट नहीं देंगे। अगर सबके अलग अलग यूनिट देने लग गए तो हम सारी यूनिट्स को निकाल ही नहीं पाएंगे। और एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तुम एक तरह से देखो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है से मेरा क्या मतलब है कि कुछ ही चीज़ें हैं, बाकी जो दूसरी चीज़ें आती है ना, वो जो हम कुछ चीज़ें बोल रहे हैं उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम स्पीड है, तो स्पीड का तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस को तो हमें पता है जैसे मीटर में मेजर कर लेते हैं, और टाइम को हम किसमें? सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं, टाइम्स को सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो जो स्पीड है वो इन दोनों से मिलके ही तो बना है, तो हम इसको एक अलग से नहीं यूनिट देंगे, हम इन दोनों की यूनिट से ही इसकी यूनिट्स को डिफाइन कर देंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके क्या है, तो हम सिर्फ 7 फंडामेंटल्स है ना, 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स ही डिफाइन करते हैं। यानी कि जो चीज़ें हैं ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करते हैं, यानी कि 7 चीज़ों की यूनिट हम डिफाइन करते हैं। और हम ऐसा बोलते हैं कि और बाकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इन 7 चीज़ों से बनाई जा सकती हैं। ठीक है, फंडामेंटल का समझ सकते हो? फंडामेंटल चीज़ें वो होती हैं जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, दूसरी चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि मान लो तुमने घर देखा, 2-4 घर देखे, एक घर बहुत अच्छा दिख रहा है, एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन बना तो ईंटों से ही होगा ना, मोहन कह रहा है सर क्या शीशे से नहीं बन सकता? क्या शीशे से भी तो बने रहते हैं, है ना मोहन? हाँ, ऐसा तो नहीं कह रहा। तो घर तो किससे बनेगा? ईंटों से ही बनेगा ना। ईंट क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट हो गई। ईंट डिपेंड नहीं करी किसी चीज़ों पर, ईंटों को अलग अलग तरीके से लगा के हम घर अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? ईंट। तो 7 फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है भाई, 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो देखो हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स होती हैं, हम सिर्फ उनकी यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, बाकी जो चीज़ें जितनी में है ना, वो सारी उन चीज़ों से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल्स यूनिट जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? देखो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं? तो देखते हैं जरा इसको हम, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहली हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 7 फिजिकल क्वांटिटी जिनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लिखेंगे। तो पहली हो गई हमारी मास। भाई मास पता होगा ना सबको? ठीक है, तो मास की जो यूनिट होती है, देखो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं और यहाँ पर हम इसकी यूनिट लिखेंगे। तो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है ना, मास को ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट क्या बना दी हमने? किलोग्राम। हमने बोला कि भाई इंटरनेशनली जब बात होगी ना मास की, तो मास को मेरे को किलोग्राम में बताओ, ग्राम में मत बताओ। ठीक है भाई, जब हम सारा इंटरनेशनली मीट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई किलोग्राम में बताओ। दूसरी क्या होगी? लेंथ, है ना, लेंथ हो गई, किसी चीज़ की लेंथ हो गई। तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे हम? तो लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करेंगे, है ना। लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, फुट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि भाई मीटर में मेजर करना है, इंटरनेशनली तो मीटर में ही मेजर करना है। ठीक है, अगली हो गई हमारी टाइम। ठीक है, तो टाइम को किस में मेजर करेंगे हम? तो टाइम को भाई हम सेकंड में मेजर करेंगे। और ये जो मैं लिख रहा हूँ सिंबल लिख रहा हूँ मैं, ये किलोग्राम पूरा नहीं लिखा ना, तो केजी लिखते हैं ना जैसे, तो मैं सिंबल लिख रहा हूँ। तो ये केजी का मतलब क्या है? किलोग्राम। एम का मतलब क्या है? मीटर। एस का मतलब क्या है? सेकंड। सही है क्या? उसके बाद और क्या आता है? देखो यहाँ पर और आता हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट, लिख सकते हैं हम करंट। ठीक है, करंट की यूनिट पता है किसी को? करंट की यूनिट होती है भाई एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। और एम्पियर को हम ऐसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जरा नोट करो, फिर आगे बताता हूं। अच्छा सुनो, ये कितनी यूनिट लिख दी थी मैंने अभी तक? 4 लिख दी थी ना। आगे आएगी भाई, देखो टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर। यहाँ पर देखो फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, और केल्विन में मेजर कर सकते हैं।
तो भाई केल्विन तुमने सुना नहीं होगा, लेकिन आगे सुनने होगे, आगे केल्विन ही केल्विन सुनोगे, ठीक है, आगे हम केल्विन ही सुनेंगे काफी ज्यादा। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, और जो हम जनरली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट देखते हैं उनमें भी रिलेशन होता है इसके साथ, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेचर। अगली एक और चीज होती है, देखो ये भी तुमने अभी सुना नहीं होगा, अभी केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, तो वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि कोई चीज कितनी है ना, कोई चीज कितनी है तो उसको मेजर करते हैं मोल में, ठीक है भाई। मोल क्या होता है अभी हम केमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल समझो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में बेसिकली ना मोल उन सब चीजों के लिए यूज करा होता है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं होती, जैसे अगर मान लो कि मैं चौक में बोल दूं कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने पार्टिकल्स है, तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, तो उसको ऐसे गिनती करोगे क्या कि सर 5 लाख 6 लाख, ऐसे नहीं, तो उनको हम कुछ एक बहुत ही एक अलग सी यूनिट बना रखी है हमने, उसको हम केमिस्ट्री में देखेंगे उस चीज को। तो फिलहाल उसको समझ लो कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजर करते हैं, मोल में, ठीक है। मोल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कितनी हो गई भाई, कितनी हो गई थी, 4 5 और ये हो गई 6, 7वीं हो गई, ये होगी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, भाई ये क्या चीज होती है ना, ये तुम ना क्लास 11th में जाके पढ़ोगे ना, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं, और CD से लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ये अभी जानने लायक चीज नहीं है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तो बस लिख लेंगे क्योंकि हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे थे। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं, वो भी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी अपना इससे काम चल जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए सबको। हाँ 6th में क्या लिखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ बोलो, CD कैंडेला है ना, लिख देता हूं मैं इसको, कैंडेला DLA, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, इसको याद कर लो अच्छे से, 7 यूनिट्स, ठीक है भाई, ये 7 यूनिट सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। 7 यूनिट सबको पता होनी चाहिए, लिख ली भाई। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो हाँ मोल में MOL लिखा हुआ, ये MOL सिंबल है, बाकी पूरा इसकी स्पेलिंग होती है MOLE, सिंबल सिर्फ MOL होता है। हाँ बोलो, इंटेंसिटी, यार एक बार बता रहा हूँ सुन लो ना, हाँ एक ही चीज पूछ रहे हो बार बार, हैं। प्रेशर नहीं होती ऐसा यूनिट, ये 7 ही होती है ऐसा यूनिट, बताया था ना, 7 हो गई, ठीक है। प्रेशर ना फोर्स और एरिया से ही बन जाती है, वो देखेंगे बाद में हम, ठीक है। प्रेशर तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट में नहीं आती, ठीक है भाई। तो ये सबको ना पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। अभिषेक मजा सा आ रहा है बात करने में, अभिषेक क्या नाम है इसका, अभिषेक ही है, सही नाम बता दिया। हाईलाइट तो हो ही रहे हैं बच्चे, सर अभी मैंने हाईलाइट होने लायक काम करा तो था, नाम कैसे याद नहीं रखोगे आप, नाम तो याद रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आगे करें, ठीक है। ये सब कुछ पता होना चाहिए ना, ये बच्चा जब हॉस्पिटल से निकलता है ना पैदा होके, तो डॉक्टर बता देता है कि भाई टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, याद रखना, ठीक है। सही है क्या, ऐसे याद होना चाहिए, बचपन से याद होना चाहिए अभी हमको, ठीक है। ऐसा याद होना चाहिए कि समझो बिल्कुल बचपन में पढ़ा था, जैसे काउंटिंग याद कर लेते ना 1 2 3 4 5 6, तब फिजिक्स के लिए अपने को SI यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे से हम जो पढ़ेंगे तो SI यूनिट अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम अपना जो चैप्टर है, हम अब जब फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी ना, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी ना 2 तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये भाई स्केलर और वेक्टर क्या बोल रहे हो सर, ये समझ में नहीं आया ना, तो इसके बारे में जरा हम इसको पढ़ते हैं जरा। स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी ना सिर्फ वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता उनका, है ना, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे टाइम कितना होता है, टाइम है 10 घंटे 5 घंटे 4 सेकंड 50 सेकंड जितना भी है, कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, डायरेक्शन नहीं है ना। तो ऐसी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड
एंड नो डायरेक्शन, और उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, उनकी कोई डायरेक्शन ना हो, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन ना हो, कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो ना, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया तो क्या हो गया, टाइम, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। और बता सकते हो मास, मास, मास भी तो 50 किलो 60 किलो, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये सारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई, ठीक है भाई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। अभी लिख लेंगे ना, अभी देखो खाली इधर, अभी देखो खाली। उसके बाद दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। दीपशिखा तो देख लो ना इधर, बाद में लिख लेना, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता। वीडियो इसीलिए तो बना रहे हैं कि बाद में भी देख सकते हैं, अभी हम खाली बाद में लिख सकते हैं ना, देख तो बाद में सकते ही हैं, बाद में लिख भी सकते हैं जो बोला जा रहा है 4-5 बार रिपीट करके, अभी हम इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो स्केलर क्वांटिटी दूसरी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, दूसरी होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है ना जिनकी तो कुछ वैल्यू तो हो ही, साथ में डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे तुमने फुटबॉल को किक करा तो कोई धीरे भी मार सकता है, तेज भी मार सकता हो, तो किक करा, कितने फोर्स से किक करा, अच्छा किस डायरेक्शन में किक करा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इधर मार रहे हो, इधर मार रहे हो, तो मतलब फोर्स यानी कि कुछ वैल्यू है कि सर मैंने इतनी फोर्स से हिट करा और इधर मारा, तो डायरेक्शन भी बता रहे हैं क्या, हाँ डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी हो और कुछ डायरेक्शन भी हो, यानी क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहाँ नीचे का आ रहा है ना, पूरा बोर्ड का पूरा आ रहा है नीचे का, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटीज, क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, आर कॉल्ड फिजिकल आर कॉल्ड कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल इसके दें जरा, एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा। अभी जो मैंने लिया पहले तो फोर्स, ठीक है, फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो भाई ये एक्सेट्रा, देखो ये क्या लिख दिया ना मैंने, फोर्स तो अपने को सर समझ में आ रहा है फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है ना माइंड में, तो पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस तो समझ में आता है, हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है काफी, ठीक है। तो हम वो हाँ अभी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो फिलहाल अभी हम ऐसा समझ लेते हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट की ना कुछ डायरेक्शन भी होती होगी और कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, और ऐसी वेलोसिटी की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन, कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं। तो अगर ये अपने को समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी समझ लेंगे हम। फिलहाल ये समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी होती है ये वाली चीज, वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग बोथ। थोड़ी राइटिंग गंदी है, काम चला लो, जो बोल रहे हैं उससे समझ रहे हैं ना, मतलब जो उससे बोल रहे हैं वो देख लेंगे। क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना, क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। समझ में आ गया ये? नोट कर लेते हैं ना, इसको नोट कर लेते हैं, नोट करो। तो अब हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर का क्या नाम है, मोशन इन वन डायमेंशन, है ना, बेसिकली मोशन। तो अब हम मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट कर लिया, मतलब ऐसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल अभी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो चीज़ अपने को जाननी चाहिए वो हम लगभग सारी चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। तो भाई मोशन का मतलब तो समझते होगे ना, मोशन का मतलब क्या है, गति। मोशन का मतलब गति भी कह सकते हैं, बट गति उतना अच्छा वर्ड नहीं है, गति हम स्पीड को कहते हैं, ठीक है ना। मोशन का मतलब हाँ कुछ मूवमेंट, ऐसा कह सकते हैं, कुछ मूवमेंट। और एक जैसे मोशन है, ऐसे एक दूसरी चीज़ होती है रेस्ट होता है क्या, रेस्ट है ना। जैसे मान लो ये टेबल है ना, ये अगर हम यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं, मान लो मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये एक टेबल बना दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, टेबल बना दी। इसके ऊपर मान लो, इसके ऊपर कुछ मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है, ऐसे करके ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसे करके ये बॉक्स रखा हुआ है। 1 घंटे बाद आए और ये बॉक्स यहीं पर रखा हुआ मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में। यानी कि अगर कोई चीज़ ना टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ कहाँ पर, रेस्ट पे है, वो चीज़ रेस्ट पे है, रेस्ट वाली पोजीशन है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई चीज़ अपनी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है। और अगर कोई चीज़ टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे मान लो डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है,
थोड़ी 10 सेकंड बाद ये डस्टर यहाँ पर हो गया तो कुछ मोशन हुआ होगा ना इसके अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, मोशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है ना, तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या हम? लिख सकते हैं ना, रेस्ट। तो लिखो भाई, रेस्ट के अंदर लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। ठीक है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, if an object does not changes its position with time, if an object does not changes its position with time then it is said to be at rest, सही है क्या? ठीक है, और हमारा ये रेस्ट बता दिया मैंने। मोशन में क्या हो जाएगा, मोशन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो जाए, है ना। मोशन के अंदर लिखो, इफ पोजीशन के बाद इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, लिखना सीखो जल्दी जल्दी। ठीक है, बाद में बता देंगे, है ना, देख लेना इसमें। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट, है ना। टाइम के साथ समय ना हो। देखो ज़्यादा हम वीडियो लंबी नहीं बनाने की सोचेंगे ना, ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता ना, है ना। छोटी छोटी वीडियो होती है तो देखते हैं, है ना, और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए, अपने को समझ में भी आ जाए। ठीक है, अच्छा, मोशन में क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट लिखो, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज हाँ, उसमें नोट है, इसमें नहीं है। इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है भाई, तो रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया अपने को, रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया। अर्थ जो है अपनी वो रेस्ट पे है कि मोशन में है? कैसे, कहाँ पर घूमती है? अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, और अपनी एक्सिस पे तो घूमती है, और साथ साथ और कहाँ घूमती है? और सन के चारों तरफ भी तो चक्कर लगाती है। अपनी एक्सिस पे एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है? एक दिन में, मतलब 24 घंटे में। और अर्थ सन के राउंड एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन, है ना, रफली 365 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये अपने को रेस्ट और मोशन तो क्लियर हो गया। अच्छा, मोशन कई तरीके से हो सकते हैं। अब मोशन हम पढ़ेंगे ना, अभी बड़ी क्लास में पढ़ोगे 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। फिलहाल अभी यहाँ पर हमको ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो इसको बताने की जरूरत ही नहीं लग रही। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब तो समझते हो ना, ये जैसे सीधा कोई, ये रोड है, मान लो रोड है, इस पर अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, इस पर अगर कोई कार चल रही है तो वो कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में ही तो चल रही है ना, है ना, स्ट्रेट, टर्न नहीं मारने, है ना, टर्न नहीं मारने, स्ट्रेट चल रही है। ट्रेन है, ट्रेन का मोशन क्या, स्ट्रेट ले सकते हैं ना पटरी पे, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे जमीन पे कोई कीड़ा रेंगता है तो कैसे रेंगता है वो, है तो ऐसे चलता है, कैसे ऐसे चलता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। तो खाली हम अभी उसको स्टडी करेंगे ना। कोई कार चल रही है बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, हाईवे है बिल्कुल, उस पर चल रही है कार। ट्रेन चल रही है, बिल्कुल पटरी है ना, बिल्कुल सीधी है, ट्रैक बिल्कुल सीधा है। तो उस टाइप के मोशन में क्या क्या हो सकता है वो हम इसमें अभी पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का। ठीक है।